बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट ऑडियो थी उसमें हम पूरे सच के बारे में बात कर रहे थे। थोड़ी सी वो तशना रह जाएगी बात अगर हम थोड़ा सा अहाता न करें शुरू दिन से जो कुछ इस मुल्क में हुआ और लोगों ने तारीख़ को ट्विस्ट किया अपने एतबार से। एक ज़माने में मैं जाता था लियाकत लाइब्रेरी। मुझे याद है इंटर के ज़माने में जब छुट्टियां होती थी तो मेरा मामूल था कि मैं वहाँ जाके कुछ अखबारात और बुक्स वगैरह पढ़ता था। मेरे इंटरेस्ट पैदा हुआ कि मैं पुराने अखबारात पढ़ूँ, कम से कम डॉन के, जंग के या दूसरे अखबारात 1948 या 1947 के बाद के। हमारी तारीख़ नहीं, हमारा जो हमारी सहाफ़त है वो भी आधे सच ही को पोर्ट्रे करती है। और मुझे इसका अंदाज़ा उस वक्त हुआ जब मैंने 16 दिसंबर 1971 की जंग की सुर्खी पढ़ी। अगर आप में से किसी को इत्तेफाक हो और आप 16 दिसंबर आपको सबको पता है कि सुकूत ढाका की तारीख़ है, 16 दिसंबर 1971। अगर आप उस दिन का जंग पढ़ें जाके तो उसमें पूरे पेज पे बड़े हेडलाइन में याया ख़ान की एक स्टेटमेंट लिखा। याया ख़ान मुल्क का सदर, चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, वो कह रहा है कि हम बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और हम किसी को भी अपने मुल्क पर हमला करने की या कब्ज़ा करने की इजाज़त नहीं देंगे। ठीक उसी दिन, ठीक उसी वक्त ढाका में हथियार डालने की तकरीब हो रही थी। कई ख़बरें ऐसी थी कि हम मग़रबी पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ महाज़ों पे इंडियंस को शिकस्त दे रहे थे। मुझे इससे ये नहीं है कि हम अपने लोगों का मोराल डाउन करें या ये हम कहें कि हमारी फ़ौज कैसे थी। मुझे सिर्फ़ ये है कि जिन हालात में भी आपकी फ़ौज होती है, और फ़ौज अकेली नहीं होती, वो आवाम की ताकत से फ़ौज होती है। जहाँ आवाम की ताकत शामिल ना हो, कोई फ़ौज, कोई सिपह सालार आगे नहीं बढ़ सकता। तो हमें वो सच जो है, हमें वो सच आज के दिन आप कोई टीवी देखें या अखबार पढ़ें तो यकीन करें आप उस सच को आधा सच ही मानें, क्योंकि ये हमारी तारीख़ रही है और ये ऐसे ही होता चला है और ऐसे ही होता चला जाएगा। हम में से किसी को नहीं मालूम कि ज़्यादातर लोगों को पता है कि पहली बगावत जो है वो अक्टूबर 1958 में हुई जब आर्मी ने इक़्तिदार संभाल लिया। लेकिन कितने लोगों को शायद पता नहीं कि सबसे पहली बगावत 1949 यानी 1949 में जनरल अकबर ख़ान ने कोशिश की थी। आज़ाद कश्मीर के इलाके में जब हिंदुओं ने फ़ौज उतारी और उसके बाद इंडिया ने वहाँ पे हमला किया तो बड़ा ज़ोर था कि पाकिस्तान भी अपनी फ़ौज उतारे। और पाकिस्तान जिस हालात और जिस मसाइब का शिकार था, जिस कसम पुर्सी का शिकार था, तो ज़्यादातर सिर्फ कबायली लोग ही आज़ाद कश्मीर तक सफ़र करके जिहाद के लिए जा रहे थे। उस ज़माने में फ़ौज के एक सेक्शन ने और कुछ कम्युनिस्ट के लोगों ने, जिसमें फैज़ साहब भी शामिल थे किसी हद तक, चाहे वो उसमें ट्रैप हो गए थे या वो उसका किसी तरह हिस्सा बन गए थे, लेकिन उन सब ने सोचा कि भाई ये तो हमें तो हमला कर देना चाहिए। उन्होंने उस वक्त के वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ एक साजिश कोशिश की करने की मरी में, और पहली बगावत, पहली साजिश आर्मी की टॉपल करने की वो 1949 में। उसके बाद बहुत लोग जानते हैं पिंडी साजिश केस को, जिसके नतीजे में कई लोगों को शुरू में फांसी हुई, ख़ुद फैज़ साहब भी जेल गए। लेकिन कई लोग, कई इंटेलेक्चुअल्स और कई ऐसे लोग थे जो कहीं ना कहीं किसी न किसी बयानिए का शिकार हुए। आप सोच सकते हैं कि 1949 में फैज़ जैसा इतना बड़ा शायर, वो भी किसी न किसी तरह किसी साजिश का शिकार हो गया, किसी एक आधे सच की बिना पर। तो आप सोचिए कि आज के दिन जबकि इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन की बमबारी है लोगों पर और इतनी ज़्यादा फेक न्यूज़ है, तो बहुत बेहतरीन रहनुमा, बहुत बेहतरीन मौलवी, बहुत बेहतरीन दानिश्वर भी वो शायद उसका बहुत आराम से शिकार हो जाए। हमारी तारीख़ 1958 से शुरू नहीं होती इस्टेब्लिशमेंट की, हमारी तारीख़ शुरू होती है 1949 से। और फिर किसी तरह भी जब अयूब ख़ान ने
इस साजिश को थोड़ा नाकाम बनाया तो वो अचानक हीरो बन गए। और उसके बाद फ़ौज ने किसी न किसी तरह अपने आप को इन रखा इक़्तिदार में, चाहे वो लोगों को बदलते रहने में, चाहे वज़ीर आज़म के बदलते रहने में, बावजूद इसके कि सिविल हुक्मरान, चाहे वो ख्वाजा नाज़िमुद्दीन हो, चाहे ग़ुलाम मोहम्मद हो, चाहे मोहम्मद अली बोगरा हों, इनमें से अच्छे भी होंगे बुरे भी होंगे, लेकिन किसी निज़ाम को पनपने नहीं दी गया। और उस वक्त की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट थी, उस वक्त की जो सिविल ब्यूरोक्रेसी थी, उसने कोशिश की कि आहिस्ता आहिस्ता इस निज़ाम पे सिविलियन लोगों की गिरफ्त कमज़ोर होती जा रहा है। नतीजा ज़ाहिर बात है 1958 में पहले मार्शल लॉ की सूरत में लगा। हम मार्शल लॉ को ज़िम्मेदार नहीं करार सकते अकेले, लेकिन ये सब ऐसे किरदार हैं जिन्होंने अपने अपने वक्तों में सिर्फ आधा सच बोला, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, अपने इक़्तिदार की हवस को छुपाने के लिए कई दफ़ा नारे दिए। किसी ने सनती तरक्की का नारा दिया, 10 साल तक सनती तरक्की करते रहे। अगर वो सनती तरक्की इतनी ज़्यादा स्टेबल थी तो उसने आगे कैरी ऑन क्यों नहीं किया? इसलिए कि निज़ाम चलते हैं, लोग नहीं चलते। इक़्तिदार के राहदारियों में अगर लोग किसी एक शख्स की पैरवी करने लगें, उसको पूजने लगें, तो उससे किसी मुल्क का निज़ाम नहीं चलता। और ये बात हमारे लिए कोई नई नहीं है, ये बात हमारे लिए कोई इस पे कोई शायबा नहीं है कि हमारी तारीख़ भी इसकी ज़िम्मेदार है। बावजूद इसके कि आप लोग मुस्लिम हुक्मरानों की निशात सानिया और उसके सबके गुण गाएं और कहें कि वाह भाई क्या अब्बासी सल्तनत थी और क्या उमवी सल्तनत थी, लेकिन आप में से अगर कोई जाके तारीख़ का सबक जो है वो नोट करे और देखे तो उसे अंदाज़ा होगा कि चारों खुलफ़ाए राशिदीन और शायद हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ और कुछ और लोगों के अलावा कोई भी ऐसा हुक्मरान साबित नहीं हुआ जिसने इक़्तिदार को मलूकियत न बनाया हो। वो सारे इक़्तिदार सिर्फ़ एक शख्स के इक़्तिदार थे, जिसका काम ये था कि इक़्तिदार में आने के बाद न सिर्फ ये कि अपने मुखालफिन को ख़त्म कर दे, बल्कि अपने रिश्तेदारों, अपने भाइयों, उनके बेटों, उनके बच्चों, सबको इस बात पे इंश्योर करे कि वो सब ख़त्म हो जाएं और डायनेस्टी जो है वो उसकी तरफ उसी की चले। क्या आप आज आपको आज शहबाज शरीफ की हुकूमत और हमदा शहबाज की हुकूमत उस तरह की डायनेस्टी नज़र नहीं आती? क्या आज जिस तरह मुसलमान हुक्मरानों में शख्सियत परस्ती थी, आपको इमरान ख़ान में उस शख्स परस्ती का तासुर नहीं मिलता? कोई आदमी निज़ाम बनाना नहीं चाहता, हर आदमी तारीख़ में अपना नाम रकम कराना चाहता है, चाहे वो ज़ियाउल हक़ हों, चाहे वो मुशर्रफ हों। हर इंसान, हर लीडर की ख्वाहिश है कि वो निज़ाम बनाने के बजाय अपना नाम बनाए। लोग पिछले 30-40 साल से भुट्टो को ज़िंदा किए हुए हैं, इसलिए कि भुट्टो के ज़िंदा रहने से उनकी सियासत चमकती है। इनमें से किसी एक इंसान को निज़ाम बनाने में न तो दिलचस्पी थी न दिलचस्पी है। पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम हमेशा किसी नारे के पीछे लग जाते हैं। आज तक किसी न किसी निज़ाम की बनाने की कोशिश की, सिर्फ़ इसलिए कि ये सारे लोग जो निज़ाम का नारा और स्लोगन लेके इलेक्शन में आते रहे, ये हमेशा आधा सच बोलते रहे। मुझे एतराज़ नहीं है कि आप किसी पार्टी को या किसी जमात को वोट दें या ना दें, लेकिन याद रखें आपको पार्टी, लीडर और किसी और जमात को वोट देने से ज़्यादा किसी निज़ाम को वोट देना चाहिए। हम में से कोई भी आज निज़ाम को वोट देने के करीब तर भी नहीं है। जब तक हम इस सच में अपने आप को शामिल नहीं करेंगे, हम पाकिस्तान को तरक्की नहीं दे सकते।